नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने प्राथमिक व्यवसायों के बारे में चर्चा की और प्राथमिक व्यवसायों में भी हमने कृषि के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है बागाती कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जब हम बागाती कृषि की बात करते हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बागाती कृषि व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है। व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक कृषि से क्या तात्पर्य होता है कि जितनी भी फसलें उगाई जाती है उनको उगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, उनको बाजार में ले जाकर बेचना। तो क्या है कि बागाती कृषि व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है। ठीक है, इसमें जितनी भी फसलें उगाई जाती है उनको उगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, उनको बाजार में ले जाकर बेचना। ठीक है, जब हम बागाती कृषि के विकास की बात करें तो बागाती कृषि का विकास उपनिवेश काल में यूरोपीय देशों के द्वारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया गया। आपने इतिहास में पढ़ा कि यूरोप के जो देश थे, ब्रिटेन हो गया, डेनमार्क हो गया, इसके अलावा हॉलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इन्होंने क्या किया कि दूसरे देशों में जाकर अपनी बस्तियां स्थापित की। उन्हें क्या कहा जाता था? उपनिवेश कहा जाता था। जैसे हमने पढ़ा कि भारत के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार रहा और अंग्रेज क्या करने आए थे? अंग्रेज व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए और फिर उन्होंने यहाँ पर राज्य और शासन करना प्रारंभ किया। तो उपनिवेश काल में यूरोपीय देशों ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होते हैं कि विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, तो विषुवत रेखा से उत्तर में तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 डिग्री मकर रेखा। कहने का मतलब है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की किरणें क्या होती है, लगभग सीधी पड़ती है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में, और यहाँ पे तापमान क्या होता है, अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, इस कारण इसे क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेश काल में किसके द्वारा? यूरोपीय लोगों के द्वारा इसका विकास किया गया। ठीक है, क्यों किया गया? तो यूरोपीय देश हमको पता है कि ठंडी जलवायु के देश हैं। ठीक है, तो वहां पे उष्णकटिबंध में उगने वाली फसलें या उपजें प्राप्त नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने क्या करा कि जो भी फसलें उष्णकटिबंध में प्राप्त होती थी उनको यूरोपीय देशों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बागाती कृषि प्रारंभ की। तो उद्देश्य अगर हमसे कोई पूछे कि बागाती कृषि के उद्देश्य क्या है, तो हम बता सकते हैं कि यूरोपीय देशों को उष्णकटिबंधीय देशों में पैदा होने वाली उपजें उपलब्ध करवाना। अब हम बात करें यूरोपीय देशों की, तो यूरोप के प्रमुख देश कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क इत्यादि। तो ब्रिटिश लोगों ने किन किन देशों में किस किस फसल के बागान विकसित किए? तो ब्रिटिश लोगों के द्वारा जब हम विकसित बागानों की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स द्वारा भारत और श्रीलंका में चाय के बागान विकसित किए गए। ठीक है, किस फसल के? चाय के बागान। कौन से देशों में? भारत तथा श्रीलंका में चाय के बागान विकसित किए गए। किनके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। मलेशिया में रबर के बागान और पश्चिमी द्वीप समूह कौन से? वेस्ट इंडीज वाला भाग है जो कहां पर है? कैरेबियन सागर में। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जो बीच वाला भाग है वहां पर कैरेबियन सागर है और वहां पर किसका विकास किया गया? गन्ना तथा केले की फसलों के बागानों का विकास किया गया। जबकि फ्रांसीसी लोगों ने पश्चिमी अफ्रीका में कहवा तथा कोको की फसलों के बागान विकसित किए। कहवा होता है कॉफी और कोको के द्वारा चॉकलेट बनाई जाती है। तो कहवा और कोको के बागान किनके द्वारा? फ्रांसीसियों के द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में विकसित किए गए। जबकि ब्रिटिश लोगों के द्वारा भारत और श्रीलंका में किसकी? चाय के बागान, मलेशिया में रबर के बागान और पश्चिमी द्वीप समूह वेस्ट इंडीज में किसके? गन्ना तथा केले के बागान विकसित किए गए।
जब हम कहवा के बागानों की बात कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यूरोपीय देशों ने ब्राजील कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित देश है। तो ब्राजील देश में कहवा के बागान विकसित किए गए और इन बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। और यह प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है कि फेजेंडा क्या है। आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि फेजेंडा क्या है। तो क्या लिखेंगे? ब्राजील में पाए जाने वाले कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। वहां पे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। कॉफी को हिंदी में क्या कहा जाता है? कहवा कहा जाता है। जब हम बागाती कृषि की विशेषताओं की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बागाती कृषि में भारी पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन, तकनीकी आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस कृषि को उगाने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। देखिए, एक ही फसल के बड़े बड़े क्या होते हैं? बागान होते हैं। उन्हें क्या किया जाता है? विकसित किया जाता है। उसके लिए कई श्रमिकों की आवश्यकता होती है, कई कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमने पहले ही चर्चा की कि इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? फसलों को बेचना। तो फसलों को बेचने के लिए इसको क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, पैक किया जाता है और इन्हें बाजारों तक पहुंचाया जाता है। तो बाजारों तक पहुंचाने तक की जितनी भी क्रियाविधि होती है उसके लिए क्या होती है? बहुत अधिक मात्रा में किसकी? पूंजी की आवश्यकता होती है। इन सभी व्यवस्थाओं को संभालने के लिए उच्च प्रबंधन तथा तकनीकी एवं वैज्ञानिक विधियों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली विशेषता की बात करें तो इसमें बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। देखिए, इसका उद्देश्य ही क्या है? व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक। ठीक है, जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो चाय के बागान, जब चाय की फसल उगती है तो उन पत्तियों को चुनने के लिए कुशल श्रमिकों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। वो बागानों में जाकर उन फसलों से पत्तियों को क्या करते हैं? चुनते हैं और उनको कहां तक? प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाते हैं। तो इस फसल के लिए क्या होती है? बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके पश्चात यह एक फसली कृषि है। सामान्य रूप से अपन देखते हैं कि अपन फसलों को जब बात करते हैं तो रबी की फसलें, खरीफ की फसलें और जायद की फसलें। ठीक है, ऋतु के अनुसार अलग अलग ऋतु में हम अलग अलग फसलें प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब हम किसकी? बागाती कृषि की बात करते हैं तो बागाती कृषि में एक ही फसल के क्या किए जाते हैं या एक ही प्रकार के क्या किए जाते हैं? बागान विकसित किए जाते हैं और वर्ष भर एक ही फसल, जब भी ऋतु आती है उससे क्या की जाती है? केवल एक ही फसल प्राप्त की जाती है। अगर चाय का बागान है तो केवल उससे चाय प्राप्त की जाएगी, कहवा के बागानों से कहवा, ठीक है ना, गन्ना के से गन्ना प्राप्त किया जाता है। तो यह क्या है? एक फसली कृषि है। इसके बाद इससे उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दीजिएगा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उद्देश्य क्या है? व्यापारिक, इसको बेचना है। तो कहां पर? इससे उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे गन्ना, हम बात करें गन्ना, ठीक है, गन्ना किस काम आता है? गन्ना चीनी तथा गुड़ बनाने के काम आता है। तो जितने भी चीनी उद्योग हैं या गुड़ उद्योग हैं उसमें किसके? गन्ना कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा चाय हो गया, नारियल हो गया, केले हो गए, ये सब क्या है? उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्राप्त किए जाते हैं या उपयोग में लिए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रमुख फसलें, कब बागाती कृषि के अंतर्गत प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तो ध्यान दीजिएगा, इलायची, काली मिर्ची, गन्ना, रबड़, चाय, कहवा, केले तथा नारियल, यह सभी क्या है? बागाती कृषि या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्षेत्रों की बात करें कि विश्व के किन किन देशों में बागाती कृषि का विकास हुआ है, तो उष्णकटिबंध मतलब विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में क्या हुआ है? बागाती कृषि का विकास हुआ है। और कौन कौन से देशों में? भारत,
श्रीलंका, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, ये सभी एशियाई देश हैं, ठीक है। ब्राजील, फिजी, क्यूबा, हवाई द्वीप इत्यादि। तो कोई भी 4-5 जो भी आपको याद हो जाए उन देशों के नाम लिख सकते हैं। हमारी परीक्षा में सिंपल सा सवाल आएगा कि बागाती कृषि की प्रमुख विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। तो आप इनमें से कोई भी विशेषताएं जो आपको याद हो लिख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। पहली, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, ठीक है। कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उच्च प्रबंधन तथा तकनीकी आधार तथा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भारी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। यह एक फसली कृषि है। इसके द्वारा उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। जब हम प्रमुख किसकी फसलों की बात करें तो इलायची हो गया, काली मिर्ची जो मसाले होते हैं, इसके अलावा गन्ना हो गया, केले हो गए, चाय हो गया, कहवा हो गया, कोको, नारियल, ये सभी क्या है, बागाती फसलों के उदाहरण है। और जब हम देशों की बात कर रहे हैं तो भारत, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिजी, ब्राजील, ये सभी देश क्या है जहां पर बागाती कृषि का विकास हुआ है। तो इस प्रकार से आप पॉइंटों में इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। कृषि में हमारा अगला जो प्रकार है वह है विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विस्तृत मतलब बड़े पैमाने पर, वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक उद्देश्य से अनाज की कृषि। यह जो विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि है इसका विकास कहाँ पर हुआ है, विकसित देशों में हुआ है, जहाँ पर जमीन तो काफ़ी ज़्यादा है और उसकी तुलना में लोग वहाँ पर क्या है, काफ़ी कम निवास करते हैं। तो कहाँ पर हुआ है, इस प्रकार की कृषि का विकास विकसित देशों में हुआ है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस प्रकार के देशों में, विकसित देशों में हुआ है, जहाँ पर भूमि तो क्या है, अधिक है और जनसंख्या क्या है, कम है। जब हम विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की विशेषताओं के बारे में बात करें तो देखिए कि इस कृषि में खेतों तथा भू जोतों का आकार विशाल होता है। जैसा कि हम यहाँ बता चुके हैं कि नाम से ही पता चल रहा है विस्तृत, विस्तृत का मतलब खेत काफी क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। इस प्रकार इस खेतों में खेत को तैयार करने से लेकर फसलों को उगाने तथा उन्हें काटने तक का कार्य बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा किया जाता है। फसल उगाने की प्रक्रिया जहां से प्रारंभ करते हैं, खेत को जहां से तैयार करते हैं, वहां से लेकर फसलों को उगाने तथा उन्हें काटने की पूरी प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है, मशीनों के द्वारा की जाती है। कहने का मतलब है यहाँ पर मानव श्रम का प्रयोग काफ़ी कम किया जाता है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें लिखनी है क्या, कि यहाँ पर खेतों को तैयार करने से लेकर फसलों को उगाने तथा उन्हें काटने तक की समस्त क्रियाएं किसके द्वारा की जाती है, मशीनों के द्वारा की जाती है। और मशीनें कैसी, जैसे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर्स हो गए और थ्रेसर्स हो गए। तो हम लिख सकते हैं कौन कौन सी मशीनें, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेसर। जब हम विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की प्रमुख फसलों की बात करते हैं तो यहाँ की प्रमुख फसल क्या है, गेहूं। गेहूं के अलावा यहाँ पर जौ, राई, जई तथा तिलहन की फसलें भी उगाई जाती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जो फसल उगाई जाती है वो कौन सी है, यहाँ पर गेहूं है, ठीक है। इसके पश्चात जब हम बात कर चुके हैं कि इस कृषि में मशीनों का ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पर मानवीय श्रम का उपयोग क्या होगा, न्यूनतम या काफ़ी क्या होता है, कम होता है। एक आदमी ही ट्रैक्टर के द्वारा पूरी फसल को काट सकता है, उगा सकता है, खेतों को जोत सकता है। तो मानवीय श्रम की आवश्यकता क्या होती है, यहाँ पे काफ़ी कम होती है। पूरा का पूरा काम किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पे मशीनों के द्वारा हो रहा है, ठीक है। अब हम बात करें कि यहाँ पर वाणिज्यिक व्यापारिक उद्देश्य से अनाज उगाया जा रहा है, तो जितना भी अनाज का उत्पादन होगा उनको रखने के लिए बड़े बड़े गोदामों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो अगली विशेषता क्या हो गई, कि माल को रखने के लिए बड़े बड़े गोदामों का निर्माण
किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि प्रति हेक्टेयर उपज तो क्या होती है, कम होती है, जबकि प्रति व्यक्ति उपज क्या होती है, अधिक होती है। खेत काफी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सघन कृषि नहीं की जाती है, गहन अथवा सघन नहीं की जाती है। तो प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में जितनी उपज होती है वो तो क्या होती है, तुलनात्मक रूप से कम होती है, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। कारण क्या है कि यहाँ पे जो उत्पादन हो रहा है उसमें लोगों का जो योगदान है वो क्या है, काफी कम है। एक ही व्यक्ति एक खेत से उत्पादन कर सकता है, तो यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन तो कम होता है, जबकि प्रति व्यक्ति उपज क्या होती है, अधिक होती है। कृषि करने वाले सभी देश क्या है, विकसित। हम ऊपर भी बात कर चुके हैं कि यह कृषि कहाँ पर की जाती है, विकसित देशों में ही की जाती है। तो जहां पर यह कृषि की जाती है वो सभी देश कैसे हैं, विकसित। और जब हम इस कृषि के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो प्रमुख क्षेत्रों में ध्यान दीजिएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, इसके बारे में हम पशुचारण वाले जो टॉपिक है उसमें भी चर्चा कर चुके हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय जितने भी घास के मैदान है उन क्षेत्रों में कौन सी कृषि की जाती है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हमने पढ़ा था, यूरेशिया में कौन से हैं, स्टेपीज। ठीक है, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में हमने पढ़ा था यूएसए और कनाडा में प्रेयरीज। इसके अलावा अर्जेंटीना में पंपाज पढ़े थे, ऑस्ट्रेलिया में हमने पढ़े थे डाउन्स। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़े थे न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के मैदान। तो ये सभी मैदान क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के उदाहरण है। ठीक है, तो जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है वहां पर किस प्रकार की कृषि की जाती है, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि की जाती है। तो इसमें आपको ऐसा कोई कठिन है नहीं, रटना बिल्कुल नहीं है। सिंपल सी चीज ध्यान दीजिएगा कि विकसित देशों में कृषि की जाती है। और विकसित देश क्यों विकसित है, क्यों, क्योंकि वहां पे मशीनीकरण ज्यादा हो गया है। तो पहली चीज ये यहाँ पे क्या होते हैं, खेतों का आकार क्या होता है, काफी बड़ा अथवा विशाल होता है। समस्त कार्य खेत को तैयार करने से लेकर फसलों को काटने तक के समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, मशीनों के द्वारा किए जाते हैं। कौन कौन सी मशीनें, तो ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर्स इत्यादि। जब हम प्रमुख फसलों की बात करें तो प्रमुख फसल है गेहूं, इसके अलावा जौ, जई, राई तथा तिलहन उगाया जाता है। मानव श्रम का उपयोग काफी कम किया जाता है। माल को रखने के लिए बड़े बड़े क्या बनाए जाते हैं, गोदाम बनाए जाते हैं। प्रति हेक्टेयर उपज तो क्या होती है, काफी कम होती है, जबकि प्रति व्यक्ति उपज क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा कृषि कहाँ पे की जाती है, विकसित देशों में की जाती है। और अगर हमसे क्षेत्र पूछे तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिसमें हम लिख सकते हैं पंपाज, प्रेरीज, स्टेपीज, ठीक है, डाउन्स, कैंटरबरी इत्यादि। तो इस प्रकार से हम अपना आंसर लिख सकते हैं। सवाल सिंपल सा पूछा जाता है, विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए, या फिर पूछ सकते हैं आपसे किन किन क्षेत्रों में की जा सकती है, या फिर अलग अलग पूछ सकते हैं कि विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि की विशेषताओं की निम्न बिंदुओं के आधार पर विशेषताएं बताइए। पहला प्रमुख क्षेत्र हो गया, प्रमुख उपजें हो गई। ठीक है, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृषि का हमारा अगला रूप है जीवन निर्वहन कृषि। देखिए, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि मनुष्य ने अपने भोजन की आवश्यकताओं के लिए सबसे पहले कृषि करना प्रारंभ किया। सबसे पहले स्थानांतरणशील कृषि करनी प्रारंभ की, जहां पर जंगलों को काटकर खेत तैयार करके कृषि की जाती थी। उसके पश्चात खेतों की जब उर्वर क्षमता कम हो जाती थी तो वो उन खेतों को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर पुनः वहां पर खेतों को तैयार करता था। उसके पश्चात आदिम स्थायी कृषि प्रारंभ हुई और उसी का विकसित रूप है जीवन निर्वहन कृषि। तो मनुष्य ने अपनी भोजन की आवश्यकताओं के लिए कृषि का क्या किया, विकास किया। परंतु
वर्तमान में भोजन के साथ साथ मनुष्य की अन्य आवश्यकताओं की भी पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? कृषि के द्वारा की जाती है। इस कारण इसे जीवन निर्वहन कृषि कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जीवन निर्वहन कृषि क्या है? कि भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण कृषि को क्या कहा जाने लगा? जीवन निर्वहन कृषि कहा जाने लगा। ठीक है, इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो एक सिंपल सी चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने हमारे अभी भारत के गांवों को देखा है और यहाँ पर जो कृषि की जाती है वह जीवन निर्वहन कृषि का ही प्रकार है। जितनी भी आपने विशेषताएं गांवों में देखी होगी वो सभी की सभी यहाँ पर क्या होती है? लागू होती है। कैसे होती है? देखिए, जब हम जीवन निर्वहन कृषि की विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, कृषि का यह स्थायी रूप है तथा कहां पर? अनुकूल प्राकृतिक दशाओं में इसे किया जाता है। अनुकूल प्राकृतिक दशाओं का मतलब है कि मैदानी भागों में किया जाता है जहां पर भूमि क्या होती है? उपजाऊ होती है और जल की उपलब्धता होती है। ठीक है, इसके पश्चात बात करें तो अधिक जनसंख्या के कारण भूमि का क्या किया जाता है? गहनतम उपयोग किया जाता है। भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। ठीक है, यहां पर क्या है? जनसंख्या क्या होती है? अधिक होती है, इसलिए भूमि का उपयोग गहनतम उपयोग से तात्पर्य है कि यहां पर कोई भी भूमि खाली अथवा परती नहीं छोड़ी जाती है। जब जितने भी खेत होते हैं उन सब में ही क्या किया जाता है? फसलें उगाई जाती है। तो अधिक जनसंख्या होने का कारण क्या किया जाता है? भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है। ठीक है, और गहनता कितनी? का एक वर्ष में 2-3 फसलें प्राप्त की जाती हैं। अभी हमने कहा कि बिल्कुल भी भूमि खाली नहीं छोड़ी जाती है, एक ही वर्ष में 2 या 3 फसलें प्राप्त की जाती है। जैसे रबी की फसल, उसके पश्चात खरीफ की फसल, फिर जायद की फसल। ठीक है, तो ये 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, खरीफ की फसल कब? हम जुलाई माह में बोते हैं। ठीक है, इसके बाद रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है। ठीक है, और जायद अप्रैल मई में बोई जाती है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि एक ही वर्ष में 2 से 3 फसलें भी प्राप्त की जाती है। भूजोत अथवा खेत क्या होते हैं? छोटे होते हैं और बिखरे हुए होते हैं। देखिए, जनसंख्या क्या है? अधिक है। मान लीजिए एक किसान के 100 बीघा जमीन है और उसके 4 पुत्र हुए, तो कितनी पाती आएगी उनके? 25-25 बीघा चारों पुत्रों में बांट दी जाएगी। फिर उनके अगर 5-5 पुत्र हुए तो एक के कितने पाती आएंगी? 5-5 बीघा। इस प्रकार से खेत बढ़ते गए और वर्तमान में खेतों का आकार काफी क्या पाया जाता है? छोटा पाया जाता है। 1-1, 2-2 बीघा के खेत पाए जाते हैं और वह खेत भी छितरे हुए रूप में। छितरे हुए रूप का मतलब है एक खेत यहाँ पे है तो दूसरा खेत 10 किलोमीटर दूर होगा, तीसरा इस दिशा में होगा। तो खेतों का आकार क्या होता है? यहाँ पर छोटे होते हैं और बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, इस कृषि में मानव श्रम के साथ साथ यंत्रों का भी उपयोग किया जाता है। गांव में आपने देखा होगा कि परिवार में जितने सदस्य हैं वो सभी सुबह का काम करने के पश्चात कहां पे चले जाते हैं? खेत में चले जाते हैं और वहां पे कार्य करते हैं। तो मानव श्रम के साथ साथ यंत्रों का, यंत्र भी क्या? जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रॉली हो गया, फसलें निकालने के लिए थ्रेसर हो गया, इत्यादि का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो मानव श्रम के साथ साथ यहाँ पे किसका उपयोग किया जाता है? यंत्रों का उपयोग भी किया जाता है। यहाँ पर विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि की तरह केवल यंत्रों पे निर्भर नहीं है, बल्कि यहाँ पर मानव श्रम तथा यंत्रों का सम्मिलित उपयोग किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में उन्नत बीजों से मतलब है अच्छे प्रकार के बीज। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन बढ़ा है। यह चीज ध्यान दीजिएगा कि पहले क्या करते थे? जो भी फसल उगी उसी में से बीज रख लेते थे, लेकिन वर्तमान में बाजार से उन्नत किस्म के क्या
प्राप्त किए जाते हैं, बीज प्राप्त किए जाते हैं, रासायनिक उर्वरक आपने नाम सुना होगा यूरिया, ठीक है ना, इस प्रकार से उनको क्या किए जाते हैं, उर्वरक खाद दी जाती है और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जाता है जिससे फसलों में कीड़े इत्यादि नहीं लगे। तो इन सभी के सम्मिलित उपयोग करने से वर्तमान में कृषि का उत्पादन क्या है, बढ़ा है, ठीक है। अधिक जनसंख्या के कारण खाद्यान्नों का उत्पादन अधिक होता है। देखिए यहाँ पर जनसंख्या क्या है, ज़्यादा है और उसके भरण पोषण के लिए खाद्यान्नों का ही उपयोग किया जाता है। खाद्यान्न क्या होते हैं, जैसे गेहूं, चावल इत्यादि, ठीक है। फसल चक्र का अनुसरण भी किया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है। फसल चक्र क्या होता है कि फसलों को बदल बदल कर बोया जाता है, ठीक है। अपन को पता है कि अगर किसी खेत में एक ही प्रकार की फसलें बोई जाएंगी तो उसकी क्या हो जाती है, उर्वर क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो 2-3 वर्ष के पश्चात उसमें दलहन, दालों की फसलें बोई जाती है और दालें क्या करती है, भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा को प्राकृतिक रूप से क्या करती है, बढ़ाती है और भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है। तो यहां पर क्या किया जाता है, फसल चक्र का अनुसरण किया जाता है। जीवन निर्वहन कृषि को 2 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। एक है चावल प्रधान निर्वहन कृषि और एक है गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि चावल प्रधान निर्वहन कृषि में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी होगी, चावल होगी, जबकि गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि में प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी होगी, गेहूं होगी। यहां पर देखिए कि चावल की कृषि प्रमुख रूप से कहां पे की जाती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या की जाती है, चावल की कृषि अधिक की जाती है और वहां पर खाद्यान्न के रूप में भी चावल का ही प्रयोग अधिक किया जाता है। जब हम इसके विस्तार की बात करें तो भारत हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, मध्य चीन, थाईलैंड इत्यादि देशों में चावल प्रधानता से उगाया जाता है, ठीक है। यहां पर क्या होती है, वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। और देशों की बात करें तो भारत हो गया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश हैं जिसमें आपका मध्य चीन हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ठीक है, इन सभी देशों में क्या किया जाता है, चावल प्रधानता से उगाया जाता है। जब हम गेहूं की बात करें तो गेहूं प्रमुख रूप से 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। यहां पर खाद्यान्न के रूप में गेहूं ही क्या होती है, प्रमुख फसल होती है। और क्षेत्रों की बात करें तो उत्तर, मध्य व पश्चिमी भारत। जब हम भारत में बात करें, अगर आपको मैप याद है तो यह ध्यान दीजिएगा कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये जो उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत है, इन राज्यों में किसका उत्पादन किया जाता है, गेहूं का उत्पादन अधिक किया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान हो गया, उत्तरी चीन हो गया तथा कोरिया, ये देश है जहां पर गेहूं प्रधानता से उगाया जाता है। तो जीवन निर्वहन कृषि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, चावल प्रधान निर्वहन कृषि तथा गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि। चावल प्रधान निर्वहन कृषि में प्रमुख फसल कौन सी हो गई, चावल, जबकि गेहूं प्रधान निर्वहन कृषि में प्रमुख फसल कौन सी हो गई, गेहूं। ये 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, जबकि चावल 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है। कृषि का हमारा अगला जो रूप है वह है ट्रक कृषि, अथवा इंग्लिश में कहा जाता है इसको ट्रक फार्मिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ट्रकों का क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। तो क्या होता है इसमें कि यह कृषि का एक विशिष्ट प्रकार है जिसमें साग सब्जियों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है और उन साग सब्जियों को ट्रकों के द्वारा बाजारों अथवा मंडियों तक भेजा जाता है। ट्रकों का अत्यधिक उपयोग होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, ट्रक कृषि कहा जाता है। तो जब हम विशेषताओं की बात करेंगे तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह कृषि का एक विशिष्ट रूप है जिसके अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है, साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, किसका उत्पादन किया जाता है, साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है।
इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भरकर, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भरकर निकटवर्ती बाजारों में क्या किया जाता है, ले जाकर बेचा जाता है। ठीक है, ट्रक कृषि के विकास की बात करें तो ट्रक कृषि का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जितने भी बड़े नगर होते हैं, बड़े नगरों से, जैसे कि आप अगर मैं उदाहरण दूं, दिल्ली हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, पेरिस हो गया, लंदन हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, अपना जयपुर हो गया, ठीक है ना। तो जितने भी बड़े नगर हैं वहां पर क्या होती है, जनसंख्या काफी अधिक रहती है। ठीक है, अधिक रहती है तो क्या होती है, वहां पर जो डेली दैनिक आवश्यकताओं की चीजें जैसे कि सब्जी और फलों की क्या होती है, मांग ज्यादा रहती है। अब नगर में तो कृषि की नहीं जा सकती, तो नगर के चारों ओर का जो क्षेत्र है वहां पे किसका उत्पादन किया जाता है, सब्जियों तथा फलों का उत्पादन किया जाता है और उन्हें वहां से ट्रकों में भरकर कहां तक, नगरों तक लाया जाता है और वहां पर उन्हें बेचा जाता है। तो देखिए बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर में कितनी दूरी तय की जा सकती है। केवल उतनी ही दूर तक माल ले जाया जाता है जहां तक केवल एक रात में माल पहुंचाया जा सके। अगर ज्यादा दूरी है, ऐसा थोड़ी है कि अगर हम यहाँ पे जयपुर में फसलें उगा रहे हैं और हम कोलकाता में ट्रकों के द्वारा भेज देंगे, इतनी ज्यादा दूरी है कि 3-4 दिन लग जाएंगे और फसलें क्या हो जाएगी, खराब हो जाती है। तो केवल इतनी दूरी तक ही परिवहन किया जाता है कि एक रात में सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया जाए। तो बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर में कितनी दूरी तय की जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तेजी से बढ़ते हुए महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में ताजी सब्जियों की मांग अधिक होने के कारण इस प्रकार की कृषि का विकास और प्रसार काफी तीव्र गति से हुआ है। अभी हम बात कर चुके हैं कि जितने बड़े नगर होंगे वहां जनसंख्या ज्यादा होगी और जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही मांग ज्यादा होगी। जैसे अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में इधर चाकसू की तरफ से सब्जियां आती है, फागी की तरफ से, चोमों की मंडी से सब्जियां आती है, आसपास का जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां से सब्जियों की आवक जयपुर शहर में होती है। ठीक है, तो ट्रकों के द्वारा परिवहन ज्यादा होने के कारण या ट्रकों का इस्तेमाल ज्यादा होने के कारण इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है, ट्रक कृषि अथवा ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। एक छोटा सा टॉपिक है और परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ट्रक फार्मिंग क्या है, ट्रक फार्मिंग पर टिप्पणी लिखिए, ट्रक कृषि पर टिप्पणी लिखिए, या फिर अति लघुत्रात्मक में पूछा जा सकता है कि ट्रक कृषि का विकास किस देश में हुआ। तो किस देश में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम ट्रक कृषि का क्या हुआ, विकास हुआ। कृषि में हमारा अंतिम प्रकार है फलोद्यान कृषि। जिस प्रकार से ट्रक कृषि में साग सब्जियों का उत्पादन किया जाता है उसी प्रकार से फलोद्यान कृषि में क्या इसका उत्पादन किया जाता है, फलों तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है। यह भी कृषि का एक विशिष्ट रूप है। ठीक है, और इसमें किसका उत्पादन किया जाता है, फलों तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है या फलों तथा फूलों की कृषि की जाती है। और प्रमुख रूप से इनकी मांग कहाँ पे ज्यादा होती है, नगरों में ज्यादा होती है। तो नगरीय क्षेत्र के चारों ओर किसका उत्पादन किया जाता है, फलों तथा फूलों का उत्पादन भी किया जाता है। जब हम फलों की बात करें तो उष्ण कटिबंध गर्म क्षेत्रों के जो प्रमुख फल हैं वो कौन कौन से हैं, आम, केला और नारियल। जबकि शीतोष्ण ठंडे क्षेत्रों के जो फल है वो है सेब तथा नाशपाती। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय जो जलवायु है ये भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर प्रमुख रूप से खट्टे फलों का उत्पादन होता है जैसे नींबू, नारंगी, संतरा तथा अंगूर। ठीक है, तो ये फल ध्यान दीजिएगा कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आम, केला तथा नारियल, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब तथा नाशपाती, और भूमध्य सागरीय जलवायु के जो क्षेत्र है वहां पर खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है, नींबू, नारंगी, संतरा तथा अंगूरों का उत्पादन
किया जाता है। इसके अलावा अगर हम फूलों की बात करें तो फूलों की मांग भी नगरों में क्या होती है, ज़्यादा होती है। और प्रमुख रूप से भारत में गुलाब तथा गेंदे के फूलों का उत्पादन किया जाता है। और ये ऐसी फसलें हैं जिसमें कृषकों को ज़्यादा या भारी मुनाफा होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे प्राथमिक व्यवसाय का प्रमुख टॉपिक कृषि कंप्लीट हुआ। इसमें हमने 9 प्रकार की कृषि विधियों के बारे में चर्चा की। स्थानांतरणशील कृषि, आदिम स्थायी कृषि, ठीक है, व्यापारिक अनाज उत्पादन कृषि, इसके अलावा जीवन निर्वाहन कृषि, मिश्रित कृषि, दुग्ध कृषि, ट्रक फार्मिंग, ठीक है, बागाती कृषि और फलोद्यान कृषि। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगली कक्षा में किसी नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।